आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। पूना पुलिस स्टेशन में के पुलिस ऑफिसर्स ने क्या किया है, 1 अगस्त को पूना में क्या इंसिडेंट्स हुआ है और 1 अगस्त से लेकर आज 11 तारीख है। ये लगातार 10-12 दिन से ये आवाज़ उठ रही है, लेकिन अभी तक ये कोई रिस्पांस सरकार की तरफ से आया नहीं है। जैसा कि अभी बताया कि जिस इंसिडेंट्स के बारे में हम आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, मुझे लगता है कि उस इंसिडेंट्स के बारे में काफ़ी लोगों को ये जानकारी होगी, लेकिन ज़रूरी है कि हम उसको दोहराएं थोड़ा। तो उस इंसिडेंट्स की असल में शुरुआत होती है 19 जुलाई। 19 जुलाई को छत्रपति शिवाजी नगर के सातारा पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी। एक औरत की प्रौढ़ विवाहित महिला की एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी और उसके बाद 19 जुलाई के बाद वो फिर पूना की जो घटना है वो वहाँ से शुरू होती है। तो पूना में फिर क्या हुआ? पूना में ये हुआ कि वो जो औरत थी जिसका कोई कौटुंबिक हिंसाचार के संबंध में कौटुंबिक हिंसाचार की घटना को लेकर वो वहाँ से निकल गई थी और वो पूना में आ गई। पूना में आने के बाद फिर उसने ये तय किया था कि वो मायके नहीं जाएगी ना ससुराल जाएगी, और उसने बाकायदा उसकी जो कंप्लेंट थी वो वन स्टॉप सखी सेंटर में मुंबई में उसने दर्ज कराई नव्हतं। त्यांनी विचारलं की कोण, म्हणजे साध्या कपड्यात असल्यामुळे ते पोलीस आहेत याची पण काही कल्पना आलेली नव्हती। अशा वेळेला त्या सरळ घरात आले। त्याच्यानंतर त्यांनी त्यांच्याकडे घरात घुसले, घराची झडती घेतली, मोबाईलची झडती घेतली, घरातली कपाट त्यांनी त्याची झडती घेतली, त्यांच्या इनरवेअर्स पासून त्यांनी हे केलं। म्हणजे त्याच्यानंतर एकदा जाऊन ते परत आले आणि नंतर यांना घेऊन ते कोथरूड पोलीस स्टेशनला गेले। ज्या वेळेला कोथरूड पोलीस स्टेशनला गेले, ह्या म्हणजे मुली अक्षरशः कपडे बदलत असताना सुद्धा त्या आत घुसल्या, घरात घुसल्या आणि नाही मी पण महिलाच आहे असं म्हणून ज्या पोलीस इन्स्पेक्टर असं प्रेमा पाटील म्हणून ज्या सांगितल्या जातात, तर त्या सरळ घुसल्या घरात आणि मी पण महिलाच आहे त्यामुळे काही हरकत नाही अशा पद्धतीने, आणि तिथे सुद्धा त्यांच्याबरोबर अत्यंत म्हणजे तुच्छतेने व्यवहार करून त्यांना कोथरूड पोलीस स्टेशनमध्ये त्या घेऊन गेल्या। कोथरूड पोलीस स्टेशनमध्ये घेऊन गेल्यानंतर साधारणपणे चौकशी केली जाते। चौकशी करण्यासाठी जे काही सर्वसामान्य लोकांना ज्या ठिकाणी तिथे त्यांना ठेवलं जातं, जिथे चौकशी केली जाते, तिथे न ठेवता अशा एखाद्या जागी की जिथे CCTV नाही, हे आता आपल्याला नंतर कळते की जिथे CCTV नाही अशा जागी त्यांना नेऊन त्यांची चौकशीसाठी त्यांना कितीतरी तास त्यांना तिथे डांबून ठेवलं गेलं। नुसतंच डांबून ठेवलं गेलं नाही, तर त्या तिथे चौकशीच्या नावाखाली त्यांच्याबरोबर अत्यंत जातीयवादी भूमिकेतनं, म्हणजे जातीचे उल्लेख करून, म्हणजे इथे आता सांगणं पण अवघड आहे की तुम्ही माळमांगाच्या पोरी आहात, तुम्ही असंच वागता का, अशा पद्धतीचा उच्चार करून तुम्ही मुलांबरोबर झोपता का, म्हणजे अतिशय घाण पद्धतीने, अपमानित पद्धतीने त्यांना त्यांच्याबरोबर वागणूक केलेली आहे। त्यांच्या म्हणजे पुरुष पोलिसांचा सुद्धा त्यांच्या शरीराला संपर्क करून त्यांना हात लावून हे करून अशा पद्धतीने त्यांच्याशी वागलेला आहे। त्यांच्याबरोबर की तुम्ही किती मुलांबरोबर झोपता, तुम्ही अशाच मुली आहात, तुमचं कॅरेक्टर नाही आहे, तुम्हाला कॅरेक्टर सर्टिफिकेट मिळणार नाही। जेव्हा त्यांना प्रश्न विचारले गेले, ज्या वेळेला तिने सांगायचा प्रयत्न करत होती, ती प्रश्न विचारायचा प्रयत्न करत होती एक मुलगी, तर तिच्या बाबतीत तू जास्तच जरा बोलतीयस, तुझा असं केलंस तर तुझा मर्डरच होईल, तुला ह्याच्या पुढे कॅरेक्टर सर्टिफिकेट कोणी मिळणार नाही, अशा पद्धतीची वागणूक, अशा पद्धतीची बोलणं या सगळ्या मुलींच्या बरोबर झालेलं आहे। या पद्धतीची तक्रार त्या मुलींकडनं केली जाते। आता साधी गोष्ट आहे याच्यामध्ये की तुम्हाला चौकशी करायची असती तर ती पब्लिक व्ह्यू मध्ये करणं आवश्यक होतं, की जिथे त्याचा काहीतरी पुरावा मिळू शकेल।
परंतु ही अशा ठिकाणी केली गेली की जिथे आता आपल्या लक्षात येत आहे की जिथे CCTV सुद्धा नव्हते. त्यांच्या मोबाईलची झडती घेतली गेली, त्यांच्या शरीराला स्पर्श केला गेला, घराची तर झडती घेतलीच गेली. अशा पद्धतीचं सगळे गोष्टी तिथे घडलेल्या. बरं, या सगळ्या चौकशा होत असताना हे जे सखाराम सानप जे रिटायर्ड पोलीस इन्स्पेक्टर आहेत ते स्वतः तिथे हजर होते. त्याच्याच बरोबर या प्रेमा पाटील ज्याच्या कोथरूड पोलीस स्टेशनच्या PI आहेत, तर त्यांची मैत्रीणही त्या ठिकाणी तिथे उपस्थित. तर अशा पद्धतीचं म्हणजे एकतर जर ती चौकशी केली जाते तर ती कुठल्याही पब्लिक व्ह्यूमध्ये केली गेलेली नाही आहे. त्याच्यानंतर हे जे बाहेरची लोक जे पोलीस नाही आहेत ती लोक पण या चौकशीच्या वेळेला जर या मला ॲट्रॉसिटी जातीच्या नावावरनं त्रास दिला जातोय असं ज्या वेळेला तक्रार केली जाते त्यावेळेला त्या कायद्याअंतर्गत ती तक्रार दाखल करून घेणे एवढंच घडायला पाहिजे. परंतु प्रत्यक्षात या पद्धतीची ही तक्रार दाखल करून घेतली गेली नाही. या मुलींचे अनेक मित्रपरिवार असेल, अनेक संघटनांचे, संस्थांचे, पक्षांचे ज्या वेळेला लोक तिथे एकत्र झाले, सुजात आंबेडकर असेल किंवा रोहित पवार असेल, हे सगळे तिथे गेले. त्यांनी कितीतरी वेळ या संदर्भात वाद घातला, परंतु या कुठल्याही गोष्टीला न बघता याची तक्रार आज 11 तारीख आहे. आज 11 तारखेपर्यंत या FIR जो आहे ॲट्रॉसिटीच्या कायद्याखाली FIR दाखल करून घ्यावा ही जी आपली मागणी त्या मुली घेऊन गेलेल्या होत्या, तर आजपर्यंत तो तक्रार ती दाखल करून घेतली नाही. ज्या वेळेला आधीच सगळं हे झालं त्यावेळेला सिनियर पोलीस इन्स्पेक्टर देशमाने यांच्या सहीचं असं त्यांना पत्र दिलं गेलं की प्रथमदर्शनी याच्यामध्ये या तक्रारीत तथ्य नाही आणि हा घटनाक्रम आहे जो वस्तुस्थितीला धरून नाही असं त्यातनं हे लक्षात त्यांनी अशा पद्धतीचं एक लेटर दिलंय. ही सगळी घटना या घटनेच्या विरोधात आपण ज्या पद्धतीने आता पुढे जे काही घडलेलं आहे ते मला असं वाटतं. उसके बाद 2 तारीख को वापस गए हैं पुलिस स्टेशन और वहाँ पर उनसे किसी ने नहीं कहा कि आपको मेडिकल करवाना है, नहीं करवाना है, कुछ नहीं. FIR करने के पहले मेडिकल करवाना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनको मार देंगे, लेकिन वो नहीं करवाया गया. बाद में किसी ने उनको सलाह दी कि तुम जाके ससुर में करवा के आओ, तो वो करवा के आए. लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि 3 तारीख को सुबह से वो CP के ऑफिस में बैठे हैं. मुझे नहीं पता आप लोगों ने वो लाइव देखा है कि नहीं. रात को जब CP के ऑफिस में करीब 50-60 लोग बैठे थे और वो कह रहे थे कि आप FIR लीजिए, वो FIR लेने को CP तैयार नहीं थे. वो बहुत अच्छे से सुन रहे थे सारी बात, लेकिन वो FIR नहीं ले रहे थे. रात को 11:30 बजे उन्होंने कहा अच्छा हम हमारी लीगल टीम को मिलकर आते हैं फिर आपको बताएंगे. 1 घंटे के बाद वो वापस आए. 12:30 बजे वापस आते हैं. वो कुछ 6 लाइन का एक लेटर लेकर आए जो इन्होंने कहा हमको मंजूर नहीं है क्योंकि इसमें कहीं लिखा ही नहीं कि कंप्लेंट एट्रॉसिटीज की है. आप BLS का सहारा लेकर, नए कानून का सहारा लेकर आप ये कह रहे हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तब तक हम FIR दर्ज नहीं कर सकते. मुद्दा वहाँ पर बार बार रखा जा रहा था और एकदम स्पष्ट है कि एट्रॉसिटीज में प्रायर परमिशन की, कोई प्रायर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है. बार बार वो कह रहे हैं कि आप ले लीजिए. वो कहते हैं लेकिन ये गलत होगा तो वो कहते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है. हम कह रहे हैं हम सच है, हम क्यों यहाँ पर कंप्लेंट लेकर आएंगे ये मुद्दा है. क्यों ये 3 लड़कियाँ उठकर आएंगी और कहेंगी कि ये पुलिस ने हमारे साथ ये किया. ये सवाल हम सब पूछ रहे हैं. अगर आप कह रहे हैं कि ये झूठी कंप्लेंट है तो उसका मकसद क्या है, क्यों ला रही है लड़कियां. उनको क्या पड़ी आकर कोई एक पुलिस स्टेशन के बारे में कंप्लेंट करनी. मुद्दा ये है CP के हाथ बंधे हुए थे. जब वो लेटर रिजेक्ट हुआ वो फिर से गए. रात को 2 बजे गए और फाइनली 3:30 बजे उन्होंने वो 4 लाइन की चिट्ठी दी
जो सीनियर पीआई के नाम से साइन हुई है कोतरूर पुलिस स्टेशन के, सीपी के नाम से नहीं है। अगर गलत निकला, सीपी की जान बच गई, वो सीनियर पीआई बच जाएंगे कि उन्होंने ऐसी चिट्ठी दी है। ये सवाल पूछ रहे हैं। ये 3 लड़कियां वहां बैठी थी, उनके साथ उनके ही जैसे यंग एक्टिविस्ट थे जो उनको सपोर्ट कर रहे थे। जो औरत भागकर आई थी वो अपने घर नहीं जाना चाहती थी, माँ बाप के घर नहीं जाना चाहती थी, वो ससुराल में नहीं रहना चाहती थी। हर एडल्ट इंसान का एकदम यहाँ पर हमको लगता था आज तक कि हमको आज़ादी है, कि हमको कहाँ रहना है, या हम तय कर सकते हैं। इस देश का संविधान हमको ये जगह देता है। अगर मुझे नहीं रहना मेरे ससुराल में, अगर मुझे नहीं रहना मेरे माँ बाप के घर में, सवाल पूछने वाला कोई नहीं हो सकता। मेरे को सपोर्ट करना चाहिए स्टेट ने, क्योंकि मेरे कारण होंगे जिसके कारण मैं वहाँ नहीं रहना चाहती, मैं कहीं और रहना चाहती हूँ। तो ये राइट हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहला तो ये है कि ये राइट का क्या हुआ। वो लड़की भागी, आपने मिसिंग डाला, ठीक है, आपको नहीं पता है। वन स्टॉप सिटी सेंटर सरकार के द्वारा चलाए गए सखी सेंटर जो है सरकार की स्कीम्स है। सरकार ने स्कीम्स बनाई है कि अगर आपके घर में आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो हम आपके लिए प्रावधान कर रहे हैं कि आप यहाँ पर आकर पनाह ले सकते हैं। वो पनाह लेने के लिए उनके पास कोई नॉलेज नहीं थी, उन्होंने अपने ही जैसे यंग लोगों से बात की और वो यंग लोग जुड़कर उनको मदद की। उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और ये उनकी खुशनसीबी है कि सोशल मीडिया के कॉल पर वंचित बहुजन आघाड़ी के लोग उनके साथ दिन भर बैठे और भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस पुणे की उनके साथ बैठी। इतना दबाव होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से वहाँ प्रदर्शन हुए पुणे में, अलग अलग जगह पर महिला संगठन जा रहे हैं, अलग अलग लोग जा रहे हैं ये कहने के लिए कि आप एफआईआर दर्ज करवाइए। क्या ये बहुत बड़ी मांग है? क्यों नहीं कर पा रही है पुलिस आज तक? क्यों नहीं कर रही है? ये एफआईआर हमारा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि उन लड़कियों का गुनाह क्या था? आप किसकी गलती करते, किसके घर में घुस के आप उनके चीजों को हाथ लगाने की आपको अनुमति किसने दी? वो क्या थी? उन्होंने क्या गुनाह किया था? उन्होंने तो कोई गुनाह नहीं किया था, उन्होंने तो इंसानियत का काम किया था। जिसके पास रहने को जगह नहीं है उसके लिए जगह बनाई थी। ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो सरकार नहीं कर रही थी एक दिन के लिए, इसीलिए उन्होंने किया था। उसके बाद उनको गुनहगार के रूप में उनके घर से लेकर जाना जहां वो रेंट पे रहती है और उनको वो रेंट का घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके बाद किसी के ऑफिस में जाकर उसको लेकर आए। पुलिस जब ऑफिस जाती है, यंग लोग हैं, 20, 21, 22 साल की औरतें हैं, इनकी अभी नई नई नौकरियां लगी है। अगर पुलिस वहां आती है तो नौकरी का क्या होगा? आप ये सबकी जिम्मेदारी किसकी है? आप उनको गुनहगार बनाकर उनके घर से, उनके नौकरी से आप लेकर आते हैं। आप सबको मैसेज दे रहे हैं कि मदद मत करिए, क्योंकि आप अगर पीड़ित औरतों की मदद करेंगे आपका भी यही हश्र होगा। और ये इसीलिए हम जो संगठन है तो इतने सालों से लड़ रहे हैं कौटुंबिक हिंसा के खिलाफ, पारिवारिक हिंसा के खिलाफ। हम मानते हैं कि हर इंसान को, हर औरत को, हर व्यक्ति को इस देश में आज़ादी है कि वो अपनी जिंदगी कैसे जिए। ये आज़ादी हम अपने सिर से नहीं मांग रहे, ये आज़ादी हमको संविधान ने दी है। उस संविधान के जरिए हम ये आज़ादी मांग रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि आज की सरकार कहीं ये कह रही है कि आपको ये आज़ादी नहीं। तीसरी बात, वो जो औरत भाग कर आई थी, वो औरत वन स्टॉप सखी सेंटर में थी, वहां से उसको लेकर उसके परिवार के पास वापस भेजा गया, उसके माँ बाप के पास भेजा गया। उसको नहीं जाना था, आप क्यों भेज रहे हैं? आप क्यों उसको वहां भेज रहे हैं? शायद उसकी जबरदस्ती शादी हुई होगी, शायद परिवार वाले वापस उसको भेज देंगे, वो दबाव में आ जाएंगे। ये कौन सा रिवाज है जो कहता है कि या तो आपको आपके माँ के घर में रहना है या पति के घर में रहना है, आप और कहीं नहीं रह सकते। और वो उस औरत के साथ क्या हो रहा है आज ये किसी को नहीं पता, जिसका ससुर इतनी उसके पास ताकत है
कि वो सीपी के ऊपर प्रेशर ला सकता है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की इस औरत ने एक जरूरत की और उस औरत को मदद करने की और यंग औरतों ने हिम्मत दिखाई, उन्होंने सहानुभूति दिखाई, उन्होंने सॉलिडारिटी दिखाई। सालों से, पिछले 50 साल हम मार्क कर रहे हैं स्त्री मुक्ति आंदोलन के यहाँ पर, जब से कौटुंबिक हिंसा पर बात शुरू हुई है तब से हम ये कहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए खड़े होंगे। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए खड़ी हो, जब हमारा परिवार हमारे साथ नहीं है, जब हमारा समुदाय हमारे साथ नहीं है, हम चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ खड़ी हो। पर सरकार कहाँ है? सरकार आज बिल्कुल नदारद है। और अब जब हम आपको बताएंगे, आज हम जितनी ऑफिस में गए वहाँ के हमारे अनुभव क्या रहे, तो आपको समझ में आएगा कितनी नदारद बात करती है बड़ी बड़ी लड़की बहन की। घटना नहीं है, ऐसी बहुत घटनाएं होती रहती है। ये उछली इतनी क्योंकि इसकी आवाज बाहर निकल पाई, ये हम बिल्कुल जानते हैं, ऐसी बहुत घटना है। बिहार से उठकर पुलिस महाराष्ट्र आ जाती है, महाराष्ट्र से उठकर पुलिस हरियाणा चली जाती है। क्यों? क्योंकि माँ बाप मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं या कोई मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है। लेकिन जब हम जा रहे हैं कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, तब कोई सुनवाई नहीं होती वहाँ। तो किसके साथ खड़ी है पुलिस और किसके साथ खड़ी है सरकार, ये सवाल हमारा है। और इसीलिए हमको बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग यहाँ आज खड़े हैं, बैठे हैं बात करने के लिए। आपके जरिए ये कहना चाहते हैं कि हमारा विश्वास इस पूरी यंत्रणा पर से उठता जा रहा है और ये बहुत गलत बात है। हम नहीं चाहते कि हमारा विश्वास उठे यंत्रणा पर से, क्योंकि यंत्रणा पे हमने बहुत मेहनत की है ताकि वो हमारे लिए मददगार बने। हमने बहुत मेहनत की है स्टेट वुमेन्स कमीशन बनाने के लिए, हमने बहुत मेहनत की है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाने के लिए, हमने बहुत मेहनत की है वन स्टॉप सखी सेंटर बनाने, मेहनत की है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन बरकरार रहे, SC/ST कमीशन बरकरार रहे। हम सब की तरफ से हमने हमारी मेहनत है ये, जिसके कारण सरकारों ने ये बनाए हैं ये सारे। आज हम लोग जाकर सारों के पास जाकर आए हैं और आपको बताएंगे कि वहाँ पर क्या हाल है। ये रुके हैं कि कोई आए, कहीं कहीं रुके हैं कि कोई आए, कहीं कहीं कोई है ही नहीं रुकने के लिए। तो फिर कैसे हम किससे अपेक्षा रखें कि वो हमारी सुरक्षा करेंगे? और क्या ये चाहते हैं कि जैसे गुंडे बाहर निकलकर अपनी मनमानी कर रहे हैं सड़कों पर, हम उसका विरोध करते हैं। हम नहीं चाहते कानून अपने हाथ में लेना। इतना होने के बावजूद वो 3 औरतें कानूनी मार्ग से जा रही हैं। वो चाह रही है सिर्फ एक FIR करवाना, क्योंकि कानून में, संविधान में उनका विश्वास है। क्या ये सरकार ये चाहती है कि सबका विश्वास उठ जाए कानून व्यवस्था पर से, संविधान पर से, और हम सब गुंडे बनकर एक दूसरे को पीटने लगे? क्या ये चाहते हैं? हम तो नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि दुनिया ऐसी बने जिसमें जिसके पास ताकत है वही जी सकता है। हम मानते हैं इस दुनिया में जिसमें हर किसी के हकों की सुरक्षा रखने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। अब हसीना शादी और संगठन मिलकर ये सोच रहे, चर्चा हमारे बीच में ये बहुत गंभीर चल रहा था कि हमें यहाँ पर जो जितने भी महाराष्ट्र के जो कमीशंस है, महाराष्ट्र के जो DIG ऑफिसर्स हैं, विमेंस कमीशंस हैं, अलग अलग जो SC/ST कमीशंस हैं, उनसे हम मुलाकात करें, उनको मिले और उनको बताएं कि ये जो कुछ हो रहा है पूना में और पूना की पुलिस जो कर रही है, उसमें हमें एक बहुत ही लोकतंत्र को एक धक्का लग रहा है। और एक लोकतंत्र में सभी तरह के जाति से, सभी तरह के वर्ग से और सभी तरह के जेंडर से लोग आते हैं। अगर ये सरकार सभी तरह की जाति और जेंडर और वर्ग को पूरी तरह से अगर उसको नकार के सिर्फ एक ही वर्ग को, एक ही समाज, एक ही क्लास को अगर वो महत्वपूर्ण देती है, इम्पोर्टेंस देती है, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आज हम एक डेलीगेशन के साथ में बम्बई में अलग अलग कमीशन के पास गए थे और उस कमीशन के पास जाके हमने चिट्ठी लिखी और उनको ये चिट्ठी के ज़रिए वहाँ से हम लोग ये स्टेटमेंट हमारी तरफ से दिया और उनके सारे सिग्नेचर जो है वो यहाँ पर है। तो आज अभी हमारे कुछ साथी जो बांद्रा में
महाराष्ट्र महिला विमेंस कमीशन के पास जो गए थे और कलेक्टर के ऑफिस में गए थे, तो आप में से जो गए थे वो आके यहाँ पर आके शेअर कर सकते हैं। त्या भाईची नावं त्यामध्ये महिला आयोगाने टाकली, ती टाकायला नाही पाहिजेत खरं तर ते चुकीचं आहे। तर त्याच्यावरती त्यांनी भाष्य नाही केलं, पण त्या असं म्हणाल्या की हा फार गंभीर गुन्हा आहे आणि हा त्यांनी आमच्यासमोर महिला आयोगाच्या अध्यक्षांना फोन लावला आणि त्यांना सांगितलं की हा अतिशय गंभीर गुन्हा आहे आणि याच्यावरती पोलिसांच्यावरती ॲट्रॉसिटी हा लागू केला पाहिजे असं त्यांना सांगितलं। आणि ते बोलले आम्ही ही जी कारवाई काही केली जाईल त्याचं आम्ही तुम्हाला सांगू असं त्यांच्याकडून तरी आम्हाला महिला आयोगाकडून उत्तर मिळालेलं आहे। और जो हमारे महाराष्ट्र में 7 डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, DGP है, और 7 एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ असिस्टेंट्स हैं। और हम लोग उनसे मिलने गए, हम उनसे बात मिल के ये जो हो रहा है पूना का इंसिडेंस, इसके बारे में अब तक के महाराष्ट्र पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। और जब हम उनके पास गए तो उन्होंने उनका जो टेलीफोन ऑपरेटर था वो सब कई लोगों को कॉल करते उसने कहा कि आप 2 घंटे के बाद आइए, आपको हमारा एक ऑफिसर मिलेगा। तो जब अब वापस हम 2 घंटे के बाद उनके पास गए और हम बैठे रहे, हम बार पूछते रहे कि कौन से ऑफिसर मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे उनसे संपर्क किया जा सकता है। मतलब DIG का पूरा DIG का जो दफ्तर है वहाँ पे हमारे पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर जो ऑफिसर्स के जो लेवल है अलग अलग, इतना बड़ा टीम है, इतना बड़ा पुलिस का पूरा एक टीम है और उसमें एक भी पुलिस ऑफिसर मिलने के लिए अवेलेबल नहीं था। बहुत प्रेशर के बाद, बहुत समय देने के बाद में उस ऑपरेटर ने एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसका नाम है समीर नाजिर शेख, उससे हम मिले और उसको हमने ये लेटर दिया और उससे पूछा कि ये जो हो रहा है इसके बारे में आपकी क्या कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें बताइए। तो उसने कहा नो कमेंट्स, मैं आपको कोई कमेंट्स नहीं दे सकता। हाँ, मैं आपका ये लेटर जो है मैं रखता हूँ और मैं अपने सीनियर ऑफिसर को दे देता हूँ। लेकिन हम बहुत बार पूछते थे कि सर आपका ये महाराष्ट्र पुलिस जो है ये पूना के इंसिडेंट्स को लेकर अब तक खामोश क्यों है, ये जो हो रहा है वो गलत है, अभी तक के आपने क्यों नहीं कार्रवाई की। जो पुलिस जिस तरह से काम कर रही है उसमें हमें बहुत ही लोकतंत्र नहीं नज़र आता है, महिलाओं के प्रति जो एक हिंसा है वो नज़र आता है। तो आपकी पुलिस क्या कर रही है, उनके पास कोई जवाब नहीं था। बस वो ये कहे कि हम आपकी चिट्ठी लेते हैं, आपको ये आपका जो स्टेटमेंट है हम आपके सीनियर ऑफिसर को देंगे। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि एक बड़ा सा एक बम्बई में इतना बड़ा पुलिस का सिस्टम बैठा है, महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, अलग अलग शहर के लेवल पर इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं जिसके पीछे हमारी महाराष्ट्र की सरकार ने हमारे लिए उनको काम करने के लिए रखा है। और हमारे टैक्स से, हमारे टैक्स से ये सारे सिस्टम चलते हैं और वो हमारे लिए नहीं है, वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। और ये हमने लगातार कोशिश की, देखा कि ऐसे डिपार्टमेंट में जाना आज के समय पर बिल्कुल आसान नहीं है। आप कोई भी ऑफिसर से मिले, जिससे भी बात करना चाहे, समय लेना चाहे, अपॉइंटमेंट लेना चाहे, किससे बात करना है, आपको घंटों बैठना पड़ता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आज किसी से आप मिलोगे। बहुत प्रेशर के बाद में हम 6 साथी थे, हमने रिक्वेस्ट किया, तब जाके हम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो पूरे जो जिलाधिकारी, हाँ, उसके बाद में हम बम्बई के कलेक्टर ऑफिस से मिले। उनका नाम है आंचल गोयल और उनको हमने ये स्टेटमेंट दिया और उससे कहा कि मैम ये कुछ हो रहा है हमारे महाराष्ट्र में, इसके बारे में आप एक्शन लीजिए। उन्होंने लिया लेटर, हमारी बात सुनी और उन्होंने इतना कहा कि हम आपका जो स्टेटमेंट है, आपकी जो सवाल है वो हम ऊपर ले जाएंगे, प्रशासन को देंगे। और ये उनका जवाब था। चंद मिनटों के अंदर उन्होंने हमारी बातें सुनी, चंद मिनटों के अंदर उनका जवाब आया और हम ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट से ज़्यादा भी हम उस कमरे में नहीं बैठ सकते, ना ही उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल पूछी।
एक महिला कलेक्टर होने के नाते उनकी जिम्मेदारियां बढ़नी चाहिए थी। ना उसने वो संवेदनशीलता दिखाई, ना उसमें ज़्यादा अपने कलेक्टर का पोजीशन लेकर उसने कहा कि बम्बई में ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर पूना में हुआ है तो ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने ये बात भी कुछ नहीं रखी। ना ही उनका कोई ऐसा बॉडी लैंग्वेज था जिसके बारे में वो हमसे बात करना, एक गंभीर तौर पे समझने की कोशिश करना, ऐसा हमें नज़र नहीं आया। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि उनके साथ मुलाकात हुई और उन्होंने हमारा ये स्टेटमेंट दिया और ऐसे प्रॉमिस किया कि वो ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद में हम लोग नेशनल महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऑफिस में गए। वहाँ पर भी ऐसा हुआ कि हमको वहाँ जो लेटर जो रख दिया जाता है उनके नोट जो वहाँ पे जो भी पर्सन है, उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन के जज जो है वो किसी से मिलते नहीं हैं, वो अभी तुमको मिलेंगे नहीं। तो कोई अपॉइंटमेंट है? नहीं सर, किसी से मिलते नहीं, आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो अभी भी नहीं मिलते। तो ये सुन के थोड़ा बहुत अजीब लगा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के जज हैं और वो हमारे कमीशन के चेयरपर्सन हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है, वो मिल नहीं सकते। तो फिर हमने कहा कि क्या कौन मिल सकता है, फिर उसकी जगह पे हम किससे मिल सकते हैं? उनके नीचे भी तो कोई पोजीशन होगा, मेंबर हो गए इस कमीशन के, तो हम मेंबर से मिल सकते हैं क्या? तो हमें कोई मेंबर नहीं मिला। वहाँ पे उनके मेंबर जो है, वहाँ पे भी उनके महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर हैं, उनकी भी एक लंबी लिस्ट है मेंबर की कि अगर चेयरपर्सन अवेलेबल नहीं है तो उनकी अलग अलग जगह पे जो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी एक ढांचा है कमीशन का, उसके ज़रिए भी मुलाकात हो सकती है। लेकिन वहाँ पे कोई भी मिलने के लिए जगह अवेलेबल नहीं था। एक रजिस्ट्रार से हमारी मुलाकात हुई जो उस कमीशन का मेंबर है, उस कमीशन के थे। उनसे हम मिले, उनसे बातचीत किए और उनको स्टेटमेंट दिया। तो उन्होंने कहा कि ये स्टेटमेंट के बारे, ये इंसिडेंट्स के बारे में हमको पता है। लास्ट थर्सडे के रोज़ 7 तारीख के रोज़ हमने सो मोटो के ज़रिए ये नोट किया, ये नोटिस किया है। मतलब हमने कोई कमीशन को, स्टेट को, पुलिस को, किसी को लेटर नहीं किया, हमने ये नोट किया था। अभी पहली मरतबा ये आप लोग आए हैं, इसलिए आपका लेटर भी उसके साथ जोड़ते हैं। उतना ही कहा उन्होंने। हमने सर से पूछा कि सर आपने जब ये लास्ट थर्सडे को जब आपने रजिस्टर किया तो क्या कोई रिस्पांस आया क्या आपको किसी से, प्रशासन से, पूना से, कि आपने कमीशन की तरफ से जो कोई दबाव आया आपकी तरफ से? तो वो कुछ कहने के लिए जवाब नहीं था उनके पास में। नहीं आप आ गए, अभी हमने ले लिया है, इसके साथ अटैचमेंट करेंगे और आगे जाके आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। फ़ोन नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर उनसे मांगा तो नहीं, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहीं से आप अपना फॉलोअप कर दीजिए। तो डायरेक्टली 1-to-1 कोई कॉल नंबर उन्होंने शेयर नहीं किया। तो कहने की बात ये है कि आप समझ से कि हमारे लिए एक है कि एक सर्वाइवल है, जिसको सर्वाइवल की तरफ डाला गया, ढकेला गया और पुलिस एकदम से एक गैर जिम्मेदारी के तरीके से काम की है। लोग औरतें पुलिस स्टेशन में जा रही है, प्रेशर डाल रही है, वहाँ पे भी पुलिस की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। जो हम लोग सभी साथी जो नागरिक हैं, जो सिविल राइट्स मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और चिंता में है, औरतों के संगठन मिलके अगर हम वहाँ पे जाके बातचीत करते हैं तो हमें ये जो रिस्पांस आता है, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का सवाल है, हम सबके लिए चिंता का सवाल है। जो चरिका ने बात रखी है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए और प्रशासन को मजबूत करने के लिए आम नागरिकों ने, और आम नागरिकों में हम सब हैं, हम सब का मतलब होता है कि अलग अलग जेंडर के लोग, मर्द, औरतें, बच्चे, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, गांव, शहर और ग्रामीण के लोगों ने सब ने मिलकर इस देश को, इस लोकतंत्र को बनाए रखा है। और इस लोकतंत्र के अंदर हम आम लोगों की आवाज़ नहीं है, महिलाओं की आवाज़ नहीं है, जाति से जुड़े हुए लोगों की आवाज़ नहीं है, माइनॉरिटी की आवाज़ नहीं है, अल्पसंख्यक की आवाज़ नहीं है। तो फिर ये किसकी सरकार है और यहाँ पे किसकी आवाज़ों को सुना जाएगा? यहाँ पे कौन से विचारधारा ये सरकार की चल रही है, जहाँ पे एक आम गरीब औरतें, नागरिक अपनी ज़िंदगी जो जी रही है, उनकी आवाज़ को ये सरकार पूरी तरह से जो नकारने की कोशिश कर रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपके सामने इसलिए रखी गई है क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ पूना का नहीं है, जैसे ये मुद्दा ये औरंगाबाद का नहीं है, ये मुद्दा जो है वो हम सब का है। इसलिए इस शहर में भी, इस शहर में रहने वाले उन सभी लोगों का है, उन सभी औरतों का है, वो सभी धार्मिक और अलग अलग जाति व्यवस्था में रहने वाली वो उन औरतों का है कि जहाँ पे ये पुलिस को इतना कहाँ से ये अधिकार मिल गया कि वो अंदर घुसती है और औरतों के ऊपर हिंसा करती है, उनको गालियाँ देती है, उनको उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट देती है। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लोकतंत्र है
हमारा देश एक संवैधानिक देश है और इस संवैधानिक देश में इस तरीके की मान्यता नहीं दी जाएगी कि कोई भी सरकार, कोई भी पुलिस, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से गलत करेगा। और इसलिए हमारे देश में कानून है, एक व्यवस्था है जो इसको बिल्कुल भी परमिशन नहीं देता। इसलिए आज हमारा एक गुस्सा जो है, हमारा जो नाराज़गी है, गुस्सा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, और हमारी जो फिक्र है, चिंता है, वो भी हम आपके सामने आज बात रखने के लिए हम सब लोग, सभी मुंबई के, महाराष्ट्र के सभी साथी मिलने के लिए मिलकर आपके सामने बात कर रहे हैं। तो हमारी बात यहाँ पे खत्म हुई है, लेकिन आप में से किसी को प्रश्न ले लेते हैं कि उसमें एक दलित लड़की की मौत भी हुई थी, पुलिस कस्टडी में, ठीक है, पुलिस के ऊपर एफआईआर नहीं किया। जुडिशियल इंक्वायरी ने बोला कि पुलिस कस्टडी में डेथ हुआ है, कौन पुलिस है ये भी मालूम है क्योंकि पूरा जुडिशियल इंक्वायरी हो गया, फिर भी एफआईआर नहीं हुआ। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।